हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास में जो हमारे लेक्चर जो चल रहे थे, जो लाइव क्लासेस जो हमने इससे पहले 2 लाइव क्लासेस की है, जिसमें हमने जाना कि क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं, रीजनल जो पावर है, उनके उदय के बारे में। और इसमें हमने पहले जो हैदराबाद जो स्टेट है, जो निजाम उल मुल्क के नेतृत्व में जिसका स्थापना हुई थी, जो स्टेट बना था, उसकी बात कर चुके हैं। आज हम इस क्लास के माध्यम से दोस्तों मैसूर जो स्टेट है, मैसूर जो स्टेट है और काफी महत्वपूर्ण आपका स्टेट है, जिसमें भारतीय इतिहास को जब भी आप रीडिंग करते हो तो एक नाम आपने सुना होगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जिस मैसूर स्टेट से आपका रिलेट करता है, उस मैसूर स्टेट के बारे में आज के लेक्चर में जानेंगे कि किस प्रकार से मैसूर स्टेट जो है उसका क्रिएशन होता है, उसका निर्माण होता है। और देन उसके बाद में किस तरह से जो आपका टीपू सुल्तान तक का जो सफर है वो होता है, वो सभी बातें आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो दोस्तों, आप क्लास जो है उसको शेयर कीजिएगा और जुड़िएगा हमारे साथ। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि जो मैसूर जो स्टेट है उसके बारे में। आप देखिए कि मैसूर जो स्टेट है, वो मैसूर जो स्टेट है वो 1565 में एक तालीकोटा का युद्ध होता है। वो तालीकोटा का युद्ध कहाँ पे होता है? विजयनगर। विजयनगर यानी हम्पी जो साम्राज्य था, उस हम्पी साम्राज्य यानी विजयनगर साम्राज्य क्या है, 1565 में युद्ध होता है, जिसको तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। उस तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य जो है वो आपका नष्ट हो जाता है। उसी विजयनगर साम्राज्य की छिन्न भिन्न होने के कारण आपका 1612 में वेंकट द्वितीय द्वारा मैसूर वाडियार राजवंश की स्थापना होती है। पहले क्या था कि विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य 1565 में आपका ये तालीकोटा युद्ध जो है या तालीकोटा वॉर है, उस वॉर में आपका छिन्न भिन्न हो जाता है। देन वहां पे आडियार वंश जो है इसकी स्थापना की जाती है 1612 में वेंकट सेकंड के द्वारा। वेंकट सेकंड जो है वो मैसूर में आडियार की स्थापना करता है। और यहाँ पे विजयनगर राज्य का ही एक भाग जो है वो क्या था, आपका मैसूर था। तो मैसूर जो है वो किसका भाग था दोस्तों? वो विजयनगर साम्राज्य का भाग था। और वहां पे आडियार वंश की स्थापना होती है 1612 में, जो वेंकट सेकंड करता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी मैसूर राज्य में 18वीं शताब्दी में आपका मैसूर का राजा होता है चीका किशन राज। यहाँ पे चीका किशन राज जो है वो यहाँ का राजा था, परंतु शासन की शक्ति जो थी वो दो मंत्रियों में। वास्तविक शासन, हाँ, यहाँ पे 18वीं सदी में मैसूर का जो राजा था वो चिक्का किशन राज था आपका। लेकिन उस चिक्का किशन राज के पास में आपकी पावर जो थी वो नहीं थी। पावर एक्चुअल में किसके पास थी? नेजराज और देवराज नामक जो दो आपके मंत्री थे, उस मंत्रियों के पास में इसकी पावर थी। इसी मैसूर साम्राज्य का आपका जो है हैदर अली यहाँ पे होता है। और इस हैदर अली के नेतृत्व में इसका मैसूर जो स्टेट है, इसका आपका क्या होता है, उदय होता है। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि पहले इसकी स्थापना 1612 में व्यक्ति सेकंड द्वारा वाडियार राजवंश के नाम से होती है। और फिर इसकी 18वीं शताब्दी में राजा किशन राज, चिक्का राजा किशन राज जो है वो होता है। जबकि एक्चुअल जो शक्ति है वो राजा की किस में होती है? नेजराज और देवराज होती है। और इसी समय एक आपका व्यक्ति होता है जिसे हैदर अली कहा जाता है। और हैदर अली क्या करता है? आपकी मैसूर राज्य की स्थापना करता है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि हैदराबाद स्टेट की जो स्थापना आपका निजाम उल मुल्क करता है, उसी प्रकार से ये मैसूर जो स्टेट है, इस मैसूर स्टेट की आपकी स्थापना कौन करता है? हैदर अली करता है। तो अब सबसे पहले हम हैदर अली के बारे में ही जानते हैं दोस्तों कि हैदर अली कौन था, कैसे कैसे उसने अपने मैसूर साम्राज्य का जो है बढ़ावा दिया है या बढ़ाया, उस मैसूर साम्राज्य को विस्तारीकरण किया, और किस तरह की प्रॉब्लम जो है उसको आई, किस तरह से क्या क्या इसमें हुआ, ये जानने का प्रयास कर।
हैदर अली जो है वो दोस्तों आपका 1761 से लेके 82 तक का इसका कालक्रम माना गया है। हैदर अली का जन्म जो है वो मैसूर के कोलार यानी कर्नाटक जिले में 1721 में हुआ। इसका पिता जो था फतेह मोहम्मद, वो मैसूर के राजा के यहाँ सेना में एक उच्च पद पर नियुक्त था, नौकरी करता था। और हैदर की योग्यता से प्रभावित होकर मैसूर के प्रधानमंत्री नेजराज, जो कृष्ण राज जो राजा था, उसके दो मंत्री थे, जिसमें से एक नेजराज जो था वो प्रधानमंत्री था, उस टाइम वजीर था। उस नेजराज ने 1755 में डिंडुगुल के फौजदार का पद किसको दे दिया था? हैदर अली को दे दिया था। तो यहाँ से शासन में एक प्रकार से एंट्रीज होती है, वो डिंडुगुल के जो आपके फौजदार के रूप में उनकी एंट्री होती है। और ये एंट्री जो कौन करवाता है? आपका नेजराज करवाता है। फौजदार जैसे ही वो बनता है यहाँ पर डिंडुगुल का जो हैदर अली, तो उसके बाद दो महत्वपूर्ण वो काम करता है। दो महत्वपूर्ण आपके काम करता है। पहला वो काम करता है दोस्तों कि अपनी निरक्षरता की कमी को दूर करने के लिए खांडे राव नामक ब्राह्मण जो है उसको अपना सलाहकार नियुक्त करता है। यहाँ पे देखिए हैदर अली जो है दोस्तों, हैदर अली जो है ये क्या था? अनपढ़ था। अब अनपढ़ था तो इसके सामने शासन व्यवस्था को चलाने की दिक्कत की समस्या थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए उसने एक विद्वान ब्राह्मण यानी खांडे राव जो है, उस खांडे राव को अपने प्रशासन में नियुक्त किया था, जो कि एक हिंदू था। इस खांडे राव को नियुक्त करता है, तो इससे निरक्षरता वाली जो इसके या अनपढ़ वाली जो एक समस्या थी उसका समाधान इसने किया। दूसरा इसने क्या किया कि फ्रांसीसियों की सहायता से, फ्रांसीसियों की वहां पे सहायता ली और 1755 में डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की कि युद्ध का जो सामान है, जो शस्त्र जो है उसको रखने के लिए उसने एक फ्रांसीसियों की सहायता से 1755 में डिंडुगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की, जिससे क्या हुआ कि उसका जो डिंडुगुल था वो कहीं ना कहीं एक पावरफुल हुआ। वो अपने आप में जो एक सैन्य जो शक्ति थी, उस सैन्य शक्ति को मजबूत करने का उसने काम किया था और सैन्य शक्ति को मजबूत उसने किया था। अब देखिए दोस्तों कि हैदर अली जो है हालांकि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। कुछ समय बाद उसने मैसूर की राजधानी यानी श्रीरंगपट्टम जो है उस पर आक्रमण कर दिया और प्रधानमंत्री नेजराज को बंदी बना लिया। जिस नेजराज ने उसको डिंडुगुल का आपका शासन संभलवाया था या शासन दिया था, उसी नेजराज पे आपका क्या कर देता है? वो आक्रमण कर देता है, नेजराज को बंदी बना देता है और स्वयं राजा के संरक्षक के रूप में शासन करना आरंभ कर देता है। 1761 आते आते दोस्तों वह पहला राजा के स्थान पर स्वयं मैसूर का शासक बन जाता है। तो अब देखिए कि पहली बार जो है 1761 में आपका ये हैदर अली जो है ये मैसूर का शासक बनता है 1761 में। इसके बाद दोस्तों हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्धों, हैदराबाद और कर्नाटक में आपके क्या होते हैं? उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। इसके साथ साथ पानीपत की जो तृतीय जो लड़ाई है वो होती है। पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठे जो हार जाते हैं और दक्षिण में अंग्रेज और फ्रांसीसियों की कट्टर शत्रुता होती है। दोनों शक्तियां जो है, विदेशी शक्तियां क्या करती है? अपने आपस में लड़ाइयां करती है और इस शत्रुता ने हैदर अली को अपनी शक्ति और राज्य का विस्तार करने की सुविधा प्रदान की। अब दोस्तों देखिए 1761 में क्या होता है? वो यहाँ का शासक बनता है और जैसे ही शासक बनता है तो कई तरह की परिस्थितियां उसके सामने आती है। जैसे एक मराठा जो थे वो शक्तिशाली थे, उनकी हार हो जाती है पानीपत के थर्ड वॉर में। इसके साथ साथ अंग्रेज और फ्रांसीसी जो शक्तिशाली थे, जो इसके लिए खतरा थे, वो आपस में लड़ने लग जाती हैं। इसी प्रकार से कर्नाटक और हैदराबाद जो इसके लिए खतरा थे, वो आपस के उत्तराधिकार में लड़ने लग जाते। तो चारों तरफ से इसको क्या है कि अपने साम्राज्य विस्तारीकरण का मौका दिया जाता है या मौका मिल जाता है, जिसका पूरा फायदा ये आपका हैदर अली उठाता है। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के क्षेत्र यानी वेद, नूर, शुंडा, कनारा, सेरा, गुंटी, इन सब क्षेत्रों पर इसने क्या कर लिया? इस परिस्थिति का लाभ उठा के आपका अधिकार कर लिया। इसी प्रकार से बल्लापुर
राय दुर्ग, चितल दुर्ग आदि के सरदारों को भी अपना आधिपत्य जो है स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। तो ये तमाम जो आपके स्थान है ये किसके अधीन आ गए? उसके अधीन आ गए। अब इस प्रकार अपनी योग्यता और साहस से हैदर अली एक साधारण स्थिति से उठकर मैसूर राज्य में प्रधान के पद पर पहुंच गया था। यहाँ से दोस्तों हैदर अली जो है, इस हैदर अली के इस उत्कर्ष से मराठा हैदराबाद का निजाम अंग्रेज जो है वो क्या होने लगे, अब उससे ईर्ष्या करने लगे कि आपका जो, क्योंकि उसने अपनी शक्ति जो है वो काफी शक्ति बढ़ा ली थी, और जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपके मराठा जो थे वो मराठास हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज जो है वो क्या करने लगे, इससे ईर्ष्या करने लगे। और इस ईर्ष्या के कारण वो ये सोचने लगे कि जिस तरीके से आपका हैदर अली वर्क कर रहा है, जिस तरीके से वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए खतरा नहीं हो। इसलिए इन तीनों ने क्या सोचा कि उस हैदर अली पे नियंत्रण किया जाए। टाइम आता है आपका 1764 का, और 1764 में पेशवा माधवराव जो है उसने हैदर अली को एक युद्ध में पराजित कर दिया। अब यहाँ पे जो है मराठा का माधवराव जो है वो हैदर अली के साथ युद्ध करता है 1764 में, और इस युद्ध में हैदर अली जो है उसकी हार हो जाती है। 1765 में हार के बाद में हैदर अली और मराठास के बीच में एक संधि होती है, और इस संधि में वो अपना कुछ भू क्षेत्र जो है, अपना भू क्षेत्र जो है और 28 लाख रुपए जो है वो प्रतिवर्ष देने का वादा करता है। और माधवराव के अधीन मराठों ने मैसूर पे आक्रमण किया था। यहाँ से देखिए 1764 में दोस्तों उसकी हार होती है, 1765 में वो संधि करता है माधवराव से, और मराठा जो थे उसने केवल और केवल 1764 में नहीं युद्ध किया था उसके विरुद्ध, बल्कि मैसूर पे उन्होंने 1764 में पहला आक्रमण किया, 1766 में किया, और 1771 में जो है वो हैदर अली को पराजित किया था। तो 3 युद्ध जो है इसके मराठाओं के साथ हुए थे, 1764, 66 और 1771 जो है ये हुआ था। लेकिन 1772 में आपके माधवराव की मृत्यु होने के बाद हैदर अली जो है उसने 1774 से लेकर 76 के दौरान कई बार मराठों पर आक्रमण किया, और नए नए जो क्षेत्र थे, जैसे ही माधवराव की मृत्यु होती है दोस्तों आपकी 1772 में, उसके बाद 74 से लेकर 76 2 साल तक वो क्या करता है, मराठाओं पर आक्रमण करता है, मराठाओं के नए नए जो क्षेत्र है उसको प्राप्त करता है, क्योंकि वहां पे मराठा जो है वो इसकी माधवराव की मृत्यु के बाद कमजोर हो गए। अब देखिए दोस्तों कि 1765 में निजाम निजाम कहाँ का था? हैदराबाद। ये हैदराबाद का निजाम था। इसने अंग्रेजों की सहायता से हैदर अली पर आक्रमण किया और मराठे भी इस संधि में सम्मिलित हो गए। अब 3 मिलके 1765 में आपका आक्रमण करता है। पहला आता है अंग्रेज, और दूसरे होते हैं आपके निजाम जो हैदराबाद का है, और तीसरे इसमें मराठा जो हालांकि इससे संधि कर चुके थे पहले, फिर भी मराठा जो है इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि इसके बाद से ये 1774 से लेकर 1776 तक आपका मराठों पर आक्रमण लगातार करता रहता है। इससे मराठे भी परेशान हैं। और इस 1765 की इस युद्ध 1765 में आपका ये इस पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, और 1766 में हैदर अली ने बड़ी बुद्धिमानी से निजाम यानी हैदराबाद और मराठा जो है उनको अपनी ओर मिलाया, और एक तरफ जो है अंग्रेज उनको अलग कर दिया। तो इसलिए अब क्या हुआ कि इसकी तरफ मराठाज आ गए, मराठाज इसकी तरफ आ गए आपके, और आपके निजाम इसकी तरफ आ गया। अब जो हैदर अली है उसके लिए जिस शक्ति से निपटना था वो क्या था? अंग्रेज था। और इसी कालक्रम में आप देखेंगे कि जब उसके सामने अंग्रेज रह गए तो अंग्रेजों से आपके 4 युद्ध होते हैं, जिसे दोस्तों हम आंगल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। जो आपके 4 युद्ध होते हैं जो लास्ट में जाके टीपू सुल्तान पे खत्म होंगे आपके। इसी आंगल मैसूर युद्ध जो है यहाँ से शुरुआत उसकी होती है 1767 से, और पहला आंगल मैसूर युद्ध है, यानी अंग्रेज और मैसूर के बीच में युद्धों की शुरुआत जो है वो यहीं से आपकी होने लगती है। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से लेके 1769 तक आपका है, ये क्यों होता है? ये क्यों होता है इसके कारण दोस्तों अपने को जानना है।
क्योंकि आपने देखा कि 1766 में वो क्या करता है, 1765 में मराठास प्लस आपका निजाम जो हैदराबाद का प्लस आपके अंग्रेज जो है वो एक तरफ होते हैं, और एक तरफ कौन होता है, एक तरफ क्या होता है आपका निजाम, एक तरफ जो है 1765 तक की ये स्थिति थी। 1765 में क्या स्थिति थी आपकी, अंग्रेज निजाम हैदराबाद का और मराठी ये क्या थे, एक तरफ थे, और एक तरफ कौन था आपका मैसूर का शासक था हैदर अली। ये स्थिति 1765 की थी। 1766 में क्या होता है कि जो अंग्रेज है, ये अंग्रेज आपके इस अंग्रेज की जगह कौन होता है, मैसूर, और ये अंग्रेज कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर। तो 1766 में जो स्थिति 65 में थी उसकी बिल्कुल उल्टी हो जाती है, और जब 1766 में उल्टी हो जाती है तो दो शक्तियां बचती है जिनके बीच में युद्ध होना या आपका वॉर होना तय था। उसमें एक था अंग्रेज जिसको आंग्ल कहा जाता है, और दूसरा था मैसूर। और इसी कालक्रम में 1767 में आपके इनके बीच युद्ध चालू होता है, जो 1767 से लेके 68 और 69 1769 यानी 1769 तक युद्ध जो है प्रथम वो चलता है। अब प्रथम युद्ध के कारण क्या थे, प्रथम युद्ध का कारण दोस्तों ये था कि दोनों ही शक्ति, चाहे वो मैसूर की बात करें या आंग्ल की बात करें, दोनों ही क्या थे कि अपने अपने क्षेत्र जो थे उसमें वृद्धि करना चाहते थे। हैदर अली जो है, हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति जो है उससे क्या हो गया, अंग्रेज जो थे उनको खतरा पैदा हो गया। अब हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज षड्यंत्र रच रहे थे जो उसके लिए अवश्य था। हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज क्या कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। इस षड्यंत्र को सहना हैदर अली के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए भी ये युद्ध होना आपका संभावित था। तीसरा, हैदर अली अंग्रेजों के प्रबल शत्रु यानी फ्रांसीसियों की ओर अधिक आकर्षित था। हैदर अली जो है वो अब से नहीं दोस्तों, आपने देखा कि जब हम इस लेक्चर में बात कर रहे थे, जब उसने डिंडीगुल में आपकी शस्त्रागार की स्थापना की थी, उस समय से ही फ्रांसीसियों के साथ उसके रिलेशन जो थे बहुत अच्छे थे। और अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें कहीं भी फ्रांसीसी जो है उसके साथ उसका युद्ध नहीं होता है। तो यहाँ भी फ्रांसीसी जो है, जो आपके अंग्रेजों के क्या थे, अंग्रेजों के विरोधी थे, उनके साथ उनकी मित्रता होना भी यहाँ पे इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का रीजन बना था। अब दोस्तों देखिए आप कि 1767 में हैदर अली जो है ये क्या करता है, कन्नड़ तट पर आए एक अंग्रेजी बेड़े को नष्ट कर देता है, और यही जो है इसका तात्कालीन रीजन होता है कि अंग्रेजी बेड़े को 1767 में आपका क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। और 1769 से लेके 1767 से लेके 69 तक ये आपका हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वो सर जनरल स्मिथ है। ये अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था सर जनरल स्मिथ। और इस युद्ध से पहले अंग्रेजों को चंगामा और तिरनोली नामक दो स्थानों पे सफलता मिली थी। अब इस युद्ध से पहले जो दोस्तों चंगाना और आपका ये जो तिरमोली है, इस नामक स्थान से अंग्रेज जो है इस नामक स्थानों को जीत लेते हैं। परंतु बाद में हैदर अली ने अंग्रेजों को चारों ओर से घेर लिया और उसने अंग्रेजों को हरा के मंगलोर पर आक्रमण कर लिया। इसके बाद तीन ओर से मद्रास पर आक्रमण किया, और इस युद्ध में अंग्रेज जो है वो पूरी तरह से हार गए। कह सकते हैं कि अंग्रेजों को बहुत ज्यादा जो है वो मैसूर का प्रथम जो आपका युद्ध है इसमें क्या हुई थी, उनको आपका मैसूर का प्रथम युद्ध है उसमें आपको इनकी काफी नुकसान हुआ था। और अंत में अंग्रेज जो है वो क्या कर लेते हैं, 4 अप्रैल 1769 को अंग्रेजों ने हैदर अली से मद्रास की संधि की थी। हैदर अली और इसके आपके अंग्रेजों के बीच में 4 अप्रैल 1769 को आपको मद्रास की संधि होती है। और इस संधि में क्या क्या होता है, देखिए दोस्तों, इस संधि की बात करें तो इस संधि में दोनों जो पक्ष थे उसने जो भी विजिट किए थे, जैसे कुछ प्रदेश जो है अंग्रेजों के प्रदेश आपके हैदर अली ने जीते, हैदर अली के प्रदेश जो है वो आपके अंग्रेजों ने जीते। तो दोनों ने क्या किया कि विजिट जो प्रदेश है वो जिस जिसने जीते थे या जिस जिसके थे, जीते नहीं, जिस जिसके थे उसको वापस लौटा दिया, उसको वापस लौटा दिया। और इसके साथ साथ हैदर अली जो है उसको बहुत सारा धन जो है वो अंग्रेजों की तरफ से दिया गया।
क्योंकि वो क्या हुए थे, पराजित हुए थे, जो पराजित होगा वही दंड देगा। अब हैदर अली जो है इससे, इस संधि से हैदर अली की क्या हुई, प्रतिष्ठा बढ़ गई कि हैदर अली अपने आप को शक्तिशाली जो शासक है वो मानने लगा, और अंग्रेज जो है वो उनकी कमजोरी यहाँ पे स्पष्ट हुई। तो इसी प्रकार से इसके बीच में हुआ। अब हुआ क्या कि जब 1771 और 72 जो है इस ईस्वी में माधवराव पेशवा के नेतृत्व में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, तो अंग्रेज जो थे जिन्होंने इस संधि के तहत आपकी बात की थी उसमें उसकी सहायता नहीं की, और इस विश्वासघात के परिणाम स्वरूप हैदर अली जो है वो क्या हो जाता है, अंग्रेजों के प्रति क्रोधित हो जाता है। अब वो संधि तो हो गई, लेकिन अब सेकंड जो आपका वॉर होगा उसका रीजन, सेकंड जो वॉर होगा 1780 से 84 के बीच, उसके वॉर का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका जो एनवायरमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ कि मराठों ने आपका हैदर अली पे आक्रमण किया था 1771 और 72 में। हैदर अली ने अंग्रेजों को कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए, उस संधि के तहत जो बात हुई थी अपनी, जो मद्रास की संधि थी, लेकिन अंग्रेज यहाँ पे उसको आनाकानी करते हैं, उसकी सहायता नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या हुआ कि हैदर अली जो है वो गुस्से में आ जाता है या क्रोधित हो जाता है, वो अपना बदला लेना चाहता है, और उसी बदले के परिणाम स्वरूप जो आगे जाके आप 1780 से 84 तक का जो सेकंड आपका आंग्ल मैसूर युद्ध है वो देखोगे। हैदर अली तथा अंग्रेजों के बीच में द्वितीय जो आपका मैसूर युद्ध हुआ उसके निम्नलिखित कारण थे। पहला, मद्रास की संधि का अंग्रेजों द्वारा उल्लंघन करना, जो मद्रास की संधि हुई थी। पुनश्च अंग्रेजों ने माहे नामक जो स्थान था वहां पे फ्रांसीसी बस्ती पे अधिकार कर लिया, जबकि फ्रांसीसियों की के साथ मित्रता किसकी थी, आपकी मैसूर का जो हैदर अली था उसकी दोस्तों फ्रांसीसियों के साथ में बहुत ज्यादा मित्रता थी, और जिनकी माहे नामक बस्ती पे अंग्रेजों ने आपका अधिकार कर लिया, ये रीजन था। हैदर अली ने अंग्रेजों से माहे खाली करने को कहा, लेकिन अंग्रेजों ने उसको अस्वीकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ये तमाम जो बातें हैं ये क्या हुआ, ये तमाम जो बातें हैं ये क्या हो रहा है, आपका सेकंड वॉर की एक इन्वायरमेंट तैयार करने की दिशा में सारे के सारे जो कदम है आपके दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे हैदर अली द्वारा 1779 में एक त्रिगुट संघ की स्थापना की जाती है। उल्लेखनीय है कि हैदराबाद का निजाम और हैदर अली जो है वो दोनों ही आपके अंग्रेजों से रुष्ट थे। इधर मराठे भी पहले से अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे, और इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर तीनों ही भारतीय शक्तियों ने आपस में मिलकर संयुक्त मोर्चे की स्थापना की। तो आपको ये बड़ा ध्यान रखना है कि सेकंड जो वॉर हुआ था आपका दोस्तों, सेकंड जो मैसूर का वॉर हुआ था उससे पहले आपकी त्रिगुट की स्थापना होती है। त्रिगुट जो है उसकी स्थापना होती है। एक्चुअल में वो त्रिगुट क्या था, वो त्रिगुट ये था कि आपका हैदराबाद का निजाम, आपका मैसूर का शासक हैदर अली, और मराठीज, जो तीनों ही क्या थे कि आपके अंग्रेजों से प्रभावित थे, अंग्रेजों से प्रताड़ित थे, वो तीनों मिलकर 1779 में एक त्रिगुट की स्थापना करते हैं, एक त्रिगुट की आपकी स्थापना करते हैं। और इस त्रिगुट के मोर्चे के साथ में आपके अंग्रेजों का जो युद्ध है वो 1780 यानी 1780 से लेके 1784 तक होना जो है एक संभावना उसकी बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। अब 1780 में हैदर अली जो है वो क्या करता है, एक विशाल सेना तथा 100 तोपें लेके अंग्रेजों के मित्र यानी कर्नाटक जो है उस कर्नाटक के नवाब पर आक्रमण कर देता है, और देखते ही देखते वो संपूर्ण जो कर्नाटक है उसको अपने अधिकार में कर लेता है। अब कर्नाटक का जो नवाब है कर्नाटक का, वो भाग के कहां पे जाएगा दोस्तों, अपने अंग्रेजों के पास जाएगा, क्योंकि अंग्रेज उसके मित्र थे। अब वो भाग के अंग्रेजों के पास गया तो अंग्रेजों को मालूम हुआ कि हैदर अली के विरुद्ध उसने, जैसे ही उसको मालूम हुआ तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया, हैदर अली के विरुद्ध आपका विद्रोह की घोषणा कर दी कि आपके बीच में और हमारे बीच में क्या होगा, अब युद्ध होगा। इधर से हैदर अली जो अपने 100 तोप और बड़ी सी सेना लेके गया था, उधर से हेक्टर मुनरो जो है वो क्या करता है, हेक्टर मुनरो इसकी अध्यक्षता में या इसके नेतृत्व में आपकी मद्रास से, और दूसरी सेना जो है वो कर्नल बेली, इसमें दो व्यक्ति आपके होते हैं अंग्रेजों की तरफ से, कर्नल बेली और हेक्टर मुनरो जो है वो
दोनों लेके सेना और इसके विरुद्ध आते हैं हैदर अली के। हैदर अली जो दोस्तों है, इसने बेली की सेना को मार भगाया। जो बेली जो था, बेली के नेतृत्व में जो सेना आई थी उसको तो उसने मार के आपका भगा दिया था। और बेली के पराजय सुन के मुनरो जो आया है, हेक्टर मुनरो, ये भी मद्रास की ओर भाग गया। तो इस प्रकार से जो अंग्रेजों ने सेना भेजी थी उसकी एक प्रकार से इनडायरेक्ट रूप से आपकी क्या हो गई, यहाँ पे हार हो गई। बिना युद्ध किए ही वो दोनों क्या हो गए, यहाँ से भाग गए। जब अंग्रेजों के पराजय का समाचार बंगाल पहुंचा तो वारेन हेंगिस्टन ने सर आयरकुट की अध्यक्षता में एक सेना भेजी। और ये जो सेना भेजी, इसने आयरकुट ने हैदर अली को दोस्तों 1781 में आपके पोर्टो नोवा और पीलीलोर के जो युद्ध होते हैं उस युद्ध में पराजित कर दिया। लेकिन इस युद्ध में भी क्या हुआ था, अंग्रेजों की हार हुई थी। हालांकि पहले युद्ध में आपने देखा, मैसूर का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें तो आपका क्या जीतता है, आपका हैदर अली जीतता है। लेकिन इस युद्ध में सेकंड में हैदर अली हार जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। हैदर अली के विरुद्ध आयरकुट की सफलता इस कारण संभव हो चुकी क्योंकि वार्नेगिस्टन ने मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली थी और निजाम को गुंटूर का प्रदेश दे दिया, जो एक त्रिगुट था। दोस्तों त्रिगुट जो था, इनके बीच में एक त्रिगुट बना था 1771 में। इस त्रिगुट में क्या कर दी, सेंधमारी कर दी अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों ने क्या किया कि आपका निजाम था उसको भी अपनी ओर कर लिया, मराठास को भी अपनी ओर कर लिया सालबाई की संधि करके। तो इससे क्या हुआ कि अब जो सेना थी या लड़ने वाला जो था उसका सीधा मुकाबला किस किस के साथ था, आपका अंग्रेजों के साथ में इस हैदर अली का मुकाबला था। क्योंकि इसके साथ में जो दो शक्तियां थी वो किसकी तरफ हो गई, अब आपके अंग्रेजों की तरफ हो गई। तो अभी युद्ध ही चल रहा था कि 6 दिसंबर 1722 को 82 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और उधर जो है ये आयरकुट जो आया था उसकी भी मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात, क्योंकि अब हैदर अली की दोस्तों मृत्यु हो गई चलते हुए युद्ध में, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैसूर है, मैसूर साम्राज्य का कमजोर होना लाजमी था। इसी बीच उनका पुत्र आता है, जो आप देखोगे कि मैसूर का शेर जिसको कहा जाता है, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की एंट्री होती है आपकी सेकंड मैसूर वॉर में। और ये टीपू सुल्तान जो है, ये जो है ये आता है और इस टीपू सुल्तान ने, जो इसके पिता ने यानी हैदर अली ने जो युद्ध और अंग्रेजों के बीच चल रहा था उसको बंद नहीं किया और 1783 में बैदनौर पर अधिकार कर लेता है टीपू सुल्तान। जब वो समुद्र तटवर्ती मैंगलोर पर घेरा डालने के लिए आगे बढ़ रहा था तो अंग्रेजों ने दक्षिण पश्चिम की ओर से मैसूर पे आक्रमण किया और नवंबर 1783 में अंग्रेजों ने पालघाट और कोयम्बटूर पर अधिकार कर लिया। जिसके कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों के बीच और आपका इस टीपू सुल्तान के बीच एक संधि होती है दोस्तों, जिसे मंगलोर संधि कहा जाता है। अब हम मंगलोर संधि की बात कर लेते हैं, कब हुई थी, 1784 में। मार्च 1784 में दोस्तों टीपू और मद्रास के अंग्रेज गवर्नर यानी जॉर्ज मैक्ट्रोनी के मध्य आपकी बेंगलोर की संधि होती है। इस संधि के अनुसार जो दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विजित क्षेत्र थे उसको वापिस कर दिया, युद्धबंदी जो बनाए गए थे उसको भी आपका क्या कर दिया, एक दूसरे ने वापिस कर दिया। अब उन्होंने ये कहा कि हम एक दूसरे के प्रति क्या करेंगे, मैत्रीपूर्ण व्यवहार करेंगे। मैंगलोर की संधि में ये सब डिसाइड हुआ था दोस्तों। और इस जो संधि थी, इस संधि से जहां एक और टीपू सुल्तान जो है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, मैसूर की प्रतिष्ठा बढ़ी, वहीं फिर जाके आपके अंग्रेज जो है इसकी क्या हुआ, इनकी प्रतिष्ठा को आंच आई या उनकी प्रतिष्ठा जो है वो कहीं ना कहीं कम हुई। अब दोस्तों देखिए फिर आपका आता है तीसरा वॉर, क्योंकि संधि हो गई आपकी, मद्रास की संधि भी हो गई थी, मैंगलोर की संधि भी हो गई थी, लेकिन सब संधियों की जो है किसी न किसी पक्ष के द्वारा, या तो जो मैसूर शासक थे टीपू सुल्तान और हैदर अली, उसके द्वारा कोई ना कोई पालन नहीं किया गया नियमों का, या अंग्रेजों की तरफ से। और उसी के कालक्रम में सेकंड हुआ, जब आपकी मद्रास संधि का उल्लंघन अंग्रेजों ने किया तो सेकंड हुआ। जब आपकी जो है मैंगलोर संधि का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके 1790 से लेकर 1792 जो है यहाँ पे तीसरा युद्ध होता है। मैंगलोर की संधि के अनुसार दोस्तों ट्रावनकोर राज्य अंग्रेजों के संरक्षण में था और उसके राजा ने डचों को 2 सीमांत नगर खरीदे थे।
डचों से है जो 2 सीमांत नगर खरीदे थे। टीपू का कथन था कि नगर कोचीन राज्य के अधीन जो उसका संरक्षित राज्य है, डचों को उन्हें बेचने का कोई अधिकार नहीं। अब तीसरे युद्ध का रीजन जो था वो दोस्तों क्या था कि आप देखेंगे कि ट्रावनकोर जो राज्य है वो किसके संरक्षण में था? अंग्रेजों के। और उसी ट्रावनकोर के राजा ने जो तो डच जो थे वहां पे, क्योंकि उस टाइम भारत के अंदर ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, ये तमाम जो शक्तियां हैं वो भारत के अंदर थी। डचों ने अब उस साम्राज्य से, त्रावणकोर से लगते हुए, ये मान लो आपका त्रावणकोर है, इसी के सीमांत में 2 नगर थे, इन नगरों को क्या कर दिया? बेच दिया। डचों ने इस त्रावणकोर के राजा को ये 2 नगर बेच दिए। जब ये पता टीपू सुल्तान को चला तो उसने कहा कि ये नगर जो है ये आपके मेरे शहर जो है या मेरा जो एक राज्य है कोचीन, उस कोची राज्य के अंडर में आते हैं, इसलिए डचों को कोई अधिकार नहीं है कि इन शहरों को वो बेच दे, बल्कि अगर बेचना होगा तो मैं बेचूंगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान ने, कि उन्होंने इसको गलत माना और उसने ट्रावणकोर के राजा जो है उसे तत्काल वापस कर देने की बात कही। टीपू के असंतोष का एक दूसरा ये भी रीजन था कि ट्रावनकोर ने मैसूर राज्य के कुछ अपराधियों को अपने यहाँ पे शरण दे रखी थी। तो तीसरे युद्ध का जो रीजन बनेगा वो दोस्तों ट्रावनकोर और आपके मैसूर जो है इसके बीच में बनेगा। अतः टीपू सुल्तान जो है वो 1779 यानी 89 में ट्रावनकोर पर आक्रमण कर देता है। ट्रावनकोर जो है वो एक ऐसा क्षेत्र था दोस्तों जिसका मित्र कौन थे? आपके अंग्रेज थे। अब अंग्रेज जो है वो ट्रावनकोर के पक्ष लेंगे, टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर की तरफ से लड़ेगा, तो वो युद्ध जो ट्रावनकोर और मैसूर के बीच में हो रहा था वो अब कहां पे हो जाएगा? अंग्रेजों और आपके इस टीपू सुल्तान के बीच में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही कहानी जो है ये इस थर्ड वॉर की बनती है। अब आप टीपू सुल्तान ने के विरुद्ध जो है वो कार्नावलिस्ट होते हैं, उस टाइम से 1793 के आसपास आप देखेंगे तो कार्नावलिस्ट जो होते हैं वो उन्होंने टीपू सुल्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और इस बार 1790 को मराठों के साथ 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ मैत्री जो है वो भी कर ली। यहाँ पे भी क्या है, निजाम प्लस मराठे प्लस अंग्रेज जो है वो आपकी एक तरफ है, टीपू सुल्तान आपका एक तरफ है, जिसके अनुसार दोनों ने सैनिक टुकड़ियों के साथ सहायता करने का वादा किया। अंग्रेजों ने युद्ध की उपलब्धियों को 3 में बांटने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर आपका मैसूर साम्राज्य का कुछ भाग हमें मिलता है तो हम तीनों क्या करेंगे, कुछ भाग निजाम को देंगे, कुछ भाग जो है हम खुद रखेंगे, कुछ जो है हम भाग जो है वो किसको देंगे, हम आपके मराठास को देंगे। तो 1790 में जनरल बिडोज के नेतृत्व में सेना ने मैसूर राज्य यानी 1782 ईस्वी में उस पे असफल आक्रमण किया। और दिसंबर 1790 में स्वयं कार्नावलिस्ट जो आता है और अपने हाथ में वो सैन्य जो कमान है वो लेता है और राजधानी श्रीरंगपट्टम की तरफ बढ़ता है, कौन? कार्नावलिस्ट। यद्यपि मई 1791 में घमासान युद्ध में टीपू जो है उसको पराजित होना पड़ता है या उसको पराजित कर दिया जाता है। अब 1791 की गर्मियों में अंग्रेजों ने देवली और बालीपुर के दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। जनवरी 1792 में अंग्रेजों ने निजाम और मराठों की संयुक्त सेनाओं के साथ श्रीरंगपट्टम पर दूसरी बार आक्रमण करते हैं और नगर के बाहरी भागों पर अधिकार कर लेते हैं। अंत में टीपू सुल्तान जो है वो आत्मसमर्पण कर देता है और दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पे फिर तीसरी संधि, पहले मद्रास की संधि, फिर मंगलोर की संधि, अब आपके रंगपट्टम की संधि, ये होती है 1792 में। इस संधि के अनुसार जो टीपू सुल्तान है वो 3 करोड़ रुपया और लड़ाई का जो खर्चाना है, लड़ाई में जितना भी नुकसान अंग्रेजों को, निजाम को और आपके मराठास को हुआ है वो सब देगा। लेकिन एक शर्त इस आपकी रंगपट्टम की संधि में ये भी रखी गई दोस्तों कि जब तक ये 3 करोड़ रुपया और युद्ध का हर्जाना नहीं दिया जाएगा, उसके दोनों पुत्र जो है वो किसके अंडर में रहेंगे? अंग्रेजों के अंडर में आपके रहेंगे। तो उसके दोनों पुत्र, यानी उसके दोनों पुत्रों का नाम अगर बात करें दोस्तों तो आपके टीपू सुल्तान के दोनों पुत्र थे अब्दुल खालिक और मोहिजुद्दीन। ये दोनों जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रहेंगे। ये शर्त जो है किसको मनवाई गई थी?
आपके टीपू सुल्तान को। तो टीपू सुल्तान के लिए सबसे घातक या सबसे नुकसानदायक अगर संधि की बात करें दोस्तों, तो वो थी रंगपट्टम की संधि, और तीसरा वॉर जो था उसके अंदर ये संधि आपकी की गई थी। इस तीसरी वॉर के अंदर ये आपकी संधि की गई थी। अब इस इमेज के माध्यम से देखिए दोस्तों, इसके दोनों पुत्र है, ये अब्दुल खालिक है और ये आपका मुहिजुद्दीन है। ये अंग्रेज है और ये इसको क्या कर रहा है, बंधक बना रखा है, और ये बंधक तब तक आपके रहेंगे जब तक इसको 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को, प्लस अंग्रेजों को जितना हर्जाना, जितना नुकसान इस युद्ध में हुआ, उसकी भरपाई नहीं करेंगे। अब मालाबार, बाहरा महल, कुर्ग, डिगुगुल के क्षेत्र जो है वो अंग्रेजों को, और उत्तर पश्चिम धारवाड़ जो क्षेत्र है वो किसको दिया जाए, मराठोज को, तथा उत्तर पूर्व में कडप्पा और करनूल जो है वो किसको दिया जाए, निजाम को। अब देखिए कितने प्रदेश जो है वो यहाँ से चले गए हैं दोस्तों, कितना बड़ा नुकसान जो है वो आपके टीपू सुल्तान को यहाँ पे हुआ है। तीनों जो शक्तियां हैं वो आपकी तीनों शक्तियों ने इसके 1/3 जो है बांटा था, कि लगभग 33% जो क्षेत्र कौन लेगा, आपका अंग्रेज लेंगे, 33% आपके मराठास लेंगे, 33% आपके निजाम लेंगे, जितना भी उसने जीता था। अब दोस्तों टीपू का पराजय का कारण जो अंग्रेजों का कुशल सेनापतित्व है या उसका वीरत्व नहीं था, कि ये नहीं कह सकते कि टीपू सुल्तान की जो हार है दोस्तों, वो अंग्रेजी जो सेना थी, अंग्रेजी जो सेना थी उसके कार्नावलिस्ट जो कुशल नेतृत्व के, कार्नावलिस्ट के कारण कुशल नेतृत्व जो उन्होंने किया, उसके कारण हार नहीं हुई, बल्कि निजाम और मराठा जो थे, ये निजाम और मराठा थे, उन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया, और अंग्रेजों को साथ दिया तो उससे क्या हुआ कि अंग्रेजी जो सैनिक थी उसको ताकत मिली, और जो टीपू सुल्तान जिसका कोई सहयोगी वहां पे नहीं था, उसके कारण वो क्या हो गया, एक तरह से अकेला पड़ गया, कमजोर हो गया। तो इसी प्रकार से जो देसी नरेश है जिसमें हम बात करें दोस्तों, आपके निजाम की, आपके मराठास की, उनकी वजह से, देसी जो शासक है उनकी वजह से आपकी हार होती है टीपू सुल्तान की। इसी कारण से आप देखेंगे कि लॉर्ड कार्नवालिस ने डंडस को एक पत्र लिखा था, और उसमें लिखा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रु को कुचल दिया। उसने कहा कि ना तो मेरे मित्र जो है वो शक्तिशाली बने, कौन, निजाम और मराठास को इतना कुछ नहीं मिला जिससे वो शक्तिशाली बन जाए और आगे जाके अंग्रेजों के लिए कोई समस्या क्रिएट करे। ऐसा कार्नवालिस ने कहा था डंडस को कि हमने अपने शत्रु यानी जो आपका टीपू सुल्तान था उसको हरा भी दिया, और जो हमारे दो शक्ति थे, दो हमारे मित्र थे, जो निजाम और मराठास, उसको भी ऐसा कुछ नहीं दिया है कि वो क्या बन जाए, आपके शक्तिशाली बन जाए। अब दोस्तों देखिए आपका चौथा युद्ध होता है। अब ये चौथा जो युद्ध है ये 1799 के आसपास होता है। 1792 से लेके दोस्तों 1799 की अवधि के दौरान अंग्रेज और टीपू सुल्तान जो है दोनों ने अपनी क्षतिपूर्ति का प्रयास किया, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है उसको बड़ा भारी नुकसान हुआ था, 3 करोड़ प्लस उसके एक एक तिहाई जो है उसने क्षेत्र बांट दिए थे। तो इस 1792 में से लेके 1799 तक टीपू सुल्तान ने भी ये प्रयास किया कि मुझे जो नुकसान हुआ है, मुझे जो हर्जाना देना पड़ रहा है, उसकी कहीं ना कहीं भरपाई की जाए कैसे भी करके। और इधर जो अंग्रेज है दोस्तों आपके, वो भी क्या चाहते थे, वो भी ये चाहते थे कि इस युद्ध से जो हानि हुई है उसकी भरपाई की जाए। अब टीपू ने श्री रंगपट्टम की संधि की समस्त शर्तों को पूर्ण किया और उसके पुत्रों को मुक्त कर दिया। हमने आपको इमेज के माध्यम से बताया कि दोनों पुत्र उसके छोटे और बड़े को जो अंग्रेजों ने बंधक बनाया था, जैसे ही उसने रंगपट्टम की संधि का पूर्ण पालन किया, 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए, इसके साथ साथ जो विजित जो प्रदेश थे वो दिए, और तमाम जो हर्जाना देने के बाद उसके पुत्र जो है उस पुत्रों को छोड़ दिया जाता है यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा। वर्ष 1796 में जब वाडियार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु हो गई तो टीपू ने शिवम को वहां का वाडियार का सुल्तान घोषित कर दिया, और पिछले युद्ध में अपनी अपमानजनक पराजय का बदला लेने का निर्णय किया। 1798 आते आते दोस्तों लॉर्ड वेनेजुएली को सर जॉन शोर के पश्चात नया गवर्नर जनरल जो है वो भारत का बनाया जाता है। यहाँ पे फ्रांस के साथ टीपू के बढ़ते संबंधों के कारण वेनेजुएली जो है
उसकी चिंताएं बढ़ती। आप देखेंगे कि फ्रांस जो है, फ्रांसीसी जो है, उसके साथ पूरे का पूरे मैसूर राज्य का संबंध जो है वो बहुत अच्छा संबंध रहा है। तो ये भी क्वेश्चन जो है कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी विदेशी शक्ति जिसका मैसूर राज्य के साथ बहुत अच्छा संबंध रहे थे, डच है या ब्रिटिश है या फ्रांसीसी है या पुर्तगाली से। तो आप जानेंगे कि फ्रांसीसी जो है, फ्रांस जो है, यानी फ्रांसीसी जो शक्ति है उसके साथ, विदेशी शक्ति के साथ आपके ये टीपू सुल्तान के टाइम में भी और इसके पिता हैदर अली के टाइम में भी बहुत अच्छे संबंध जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों देखिए कि टीपू के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने सहायक संधि के माध्यम से उसे अपने अधीन करने के लिए विवश किया। अब अंग्रेज जो है उन्होंने सोचा कि टीपू सुल्तान जो है उसने हरजाना भी भर दिया, उसने श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी उसकी भी पालना कर दी। अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे टीपू सुल्तान जो है उसको अपने अंडर में लाया जाए। तो उन्होंने सहायक संधि यानी अलायंस जो ट्रीटी थी, उस अलायंस ट्रीटी को लागू करने का प्रयास यहाँ पे किया। अब दोस्तों देखिए कि टीपू पर विश्वासघात के इरादे से अरब, अफगानिस्तान और फ्रांसीसी द्वीप और वर्साई में गुप्तचर भेजकर अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप जो है वो लगाया। अब अंग्रेज उसको अलायंस ट्रीटी कराई कैसे, उसके लिए कुछ बहाना चाहिए। तो बहाना ये निकाला गया कि आपने हमारे खिलाफ वर्साई में गुप्तचर भेजे हैं, आपने कुछ ऐसे काम किए हैं जो फ्रांसीसियों की सहायता आपने इस प्रकार से की है जिससे हमें हानि होती है। ये सब आरोप जो है किस पे लगाए जाते हैं, टीपू सुल्तान पे। और टीपू से वेनेजुएला जो है वो संतुष्ट नहीं था और इस तरह से आपका चौथा युद्ध जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। अब दोस्तों देखिए सहायक संधि क्या थी या अलायंस जो ट्रीटी है, ये अलायंस ट्रीटी आपकी क्या थी। दोस्तों 1798 में आपके लॉर्ड वेनेजुएला ने भारत में सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी 1798 में। और इसमें सबसे पहले जो आने वाला था वो कौन था आपका हैदराबाद स्टेट था। इसमें क्या था कि जो सहायक संधि में क्या था कि अपने शत्रु को अपने कब्जे में रखना और उससे सैन्य सहायता जो है वो प्राप्त करना, बस यही जो है मूल इसमें सहायक संधि में था। अब क्या था कि इसमें एक और था कि अगर आपके सहायक संधि आपने कर ली तो आपके राज्य में रेजिडेंट जो होगा, ब्रिटिश रेजिडेंट, रेजिडेंट जो होगा कि वो रेजिडेंट का मतलब वो वहीं पर है कि आपकी शासन व्यवस्था जो है उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगा और उसकी रिपोर्ट जो है उच्च स्तर पे अंग्रेजों को देगा। तो ये भी नियुक्त किया जाने की जो है इसमें प्रथा थी सहायक संधि में। कभी कभी शासक जो है वार्षिक रूप से आर्थिक भुगतान करने के बजाय अपने क्षेत्र का हिस्सा जो है वो इसको सहायक संधि के रूप में सौंप देते थे। सॉरी, सॉरी, तो ये भी इसको सौंप देते। इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला जो राज्य था जिसने 1798 में आपकी की थी, वो आप जानते हो कि हैदराबाद है जिसमें हमने जाना था। अब सहायक संधि करने वाले देशी राजा अथवा शासक किसी अन्य राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा अंग्रेजों की सहमति के बिना कोई भी समझौता नहीं कर सकते थे। अलायंस ट्रीटी में क्या था कि अगर आपको किसी एक स्टेट को दूसरे स्टेट पे हमला करना है तो सबसे पहले जो इंग्लिश है यानी अंग्रेज जो है उसकी परमिशन आपके लिए आवश्यक है। ये सब जो है डिफाइन किया गया था इसमें। तो इस प्रकार से सहायक संधि जो थी उसमें राज्य जो है उसके आंतरिक भाग में यानी आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप जो है वो किसका रहता था, अंग्रेजों का रहता था। ये बातें जो है इसमें मानी गई। अब जो आपका फोर्थ युद्ध होता है दोस्तों, उसका परिणाम क्या होता है फोर्थ युद्ध का। फोर्थ जो युद्ध है आपका, इसका परिणाम क्या होता है। इस फोर्थ युद्ध में 17 अप्रैल 1799 को युद्ध शुरू हुआ था और 4 मई 1799 जो है उसको पतन के साथ युद्ध समाप्त हो गया। तो बहुत कम जो है ये 17 अप्रैल 1799 और 5 मई 1799, तो ये लगभग आपका एक महीने भी युद्ध नहीं चला था और ये 13 और 5 लगभग 17-18 दिन युद्ध चला था और उसके बाद ये खत्म हो गया। टीपू को पहले ब्रिटिश स्टुअर्ट ने पराजित किया और फिर जनरल हेरिस ने। तो इस चौथे युद्ध में आपका 2 बार जो है वो टीपू सुल्तान फिर पराजित होता है। फिर आपका
पराजित हो जाता है। लॉर्ड वेनेजुएली का भाई था आर्थर वेनेजुएली ने युद्ध में भाग लिया था। मराठा और निजाम ने पुनः अंग्रेजों की सहायता की थी। तो फोर्थ में भी आपके क्या था कि निजाम थे, मराठाज थे और अंग्रेज जो थे वो आपके एक तरफ थे। एक त्रिकूट जो बनाया गया था उसको छोड़ के शेष पूरे के पूरे मैसूर साम्राज्य में आप देखेंगे मराठाज, निजाम और अंग्रेज जो थे वो एक साइड थे। अब यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो टीपू सुल्तान जो है वो युद्ध में मारा गया और उसके सभी खजाने हैं वो कौन ले लेता है? अंग्रेज ले लेते हैं। अंग्रेजों ने मैसूर के पूर्व हिंदू शाही परिवार के एक व्यक्ति को महाराजा के रूप में चुनते हैं वहां पे, और वहां पे जैसे ही महाराजा के रूप में चुनते हैं मैसूर में, और उसके बाद उस पे जो सहायक संधि है यानी अलायंस ट्रीटी है वो लागू कर दी जाती है। और 32 वर्ष जो है अंग्रेजों को मैसूर के साथ लड़ाई करते करते अपने अंडर में लाने के लिए 32 साल तक जो है उसके साथ युद्ध करना पड़ा। इस 32 साल में दो महान व्यक्ति थे, एक हैदर अली और दूसरा उसका पुत्र टीपू सुल्तान। इस प्रकार से यहाँ पे क्या है कि मैसूर के अंदर आपके अंग्रेज जो है उनका शासन स्थापित हो जाता है। युद्ध के पश्चात का दृश्य, लॉर्ड वेनेजुएला ने मैसूर साम्राज्य के सुंदा हरपोर्निली जिलों को मराठा को देने की पेशकश की, जिसे बाद में मना कर दिया। अब देखिए, अब होता क्या है कि जो अंग्रेज आपके निजाम को और मराठास को अपने साथ में लाए थे कि आपको हम आपकी इक्वल हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसमें अब क्या हुआ कि लॉर्ड वेनेजुएला ने मैसूर साम्राज्य की सुंदा और हरपोली जिले जो है वो मराठाओं को देनी थी, लेकिन उन्होंने बाद में जाके मना कर दिया। और आप देखेंगे कि बाद में निजाम के साथ भी अंग्रेजों का युद्ध होता है, मराठास के साथ में भी आपका होता है। तो यही था कि जो ट्रीटी या जो वादे किए जाते थे उस वादे को पूरा नहीं किया जाता था, देन उसके बाद जो है एक शक्ति का दूसरी पावर के साथ में आपका वॉर होता। अंग्रेज जो थे उन्होंने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारम और श्रीरंगपट्टम पे भी अधिकार कर लिया, और मैसूर का नया राज्य एक पुराने हिंदू राजवंश के कृष्णराज तृतीय यानी वाडियार जो वंश था उसको सौंप दिया, और जिसके बाद में सहायक संधि आपकी कर ली जाती। तो हमने दोस्तों देखा है कि किस प्रकार से मैसूर जो है वो कृष्ण राजा जी का वहां से शुरू होता है, और आपका जो है वापिस से कृष्ण राज थर्ड जो है कृष्ण राज से शुरू होकर कृष्ण राज पे आपका खत्म हो जाता है। हमने इसमें चार जो है युद्धों की बात की, ट्रीटियों की बात की। हम दोस्तों इसमें आप जानेंगे कि जिस महान शासक को जिसको शेरे मैसूर कहा जाता है यानी टीपू सुल्तान, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में इसमें हम इसी लेक्चर में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टीपू सुल्तान के संबंध में कुछ क्वेश्चन वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, और टीपू सुल्तान जो था वो उस टाइम मैसूर राज्य का एक महत्वपूर्ण आपका शासक के रूप में उसको गिना जाता है। अब दोस्तों देखिए टीपू सुल्तान का मूल्यांकन, ये 1782 से लेकर 99 तक का इसका लगभग आपका जो शासन के अंदर कालक्रम रहा था वो ये है। और ये टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर के हैदर अली जो था उसका पुत्र था। हैदर अली आपका युद्ध में मारा जाता है, और इसके बाद जो है ये इसका शासक बनता है। इसने भी अंग्रेजों के साथ में आपका सेकंड वॉर, थर्ड वॉर और फोर्थ वॉर जो है वो इसी ने किए थे। तो इसका जन्म जो है वो दोस्तों 1750 में 20 नवंबर को हुआ था। वो अंग्रेजों का एक कट्टर शत्रु था, और उसने निजाम और मराठों के साथ मिला हुआ होता तो राज्य का मानचित्र दूसरा ही होता। इस लाइन का मतलब है कि अगर जो निजाम हैदराबाद का और मराठेज जो थे, और अगर आपका टीपू सुल्तान उनके साथ मिल जाता, तो भारत के अंदर जो अंग्रेजों ने राज किया था 1947 तक, वो अंग्रेजों का राज नहीं होता, और भारत का मानचित्र जो है वो आज के मानचित्र से, आज के मैप से अलग होता। 1782 के युद्ध में जो सेकंड वॉर था उसमें आपके हैदर अली की मृत्यु होती है, और देन हैदर अली के बाद में आपकी टीपू सुल्तान जो है वो वहां पे शासक बनता है। 1782 से लेके 1799 तक उसकी मृत्यु तक वो जो शासक है वो मैसूर का सुल्तान बना रहता है। और अंग्रेज है वो उससे क्या है कि हरदम उससे संशंकित रहते थे, यानी उससे डरे हुए रहते थे, क्योंकि वो एक महान सेना नायक था, महान शासक था, और बहुत ही जो एक बुद्धिमानी व्यक्ति माना जाता है। कारक पैट्रिक जो एक विद्वान है वो कहते हैं कि वह निर्दयी और अत्याचारी शासक था। वो क्या था? निर्दयी और अत्याचारी शासक था। उसका दृष्टिकोण जो था बिल्कुल कुंठित और व्यवहार बड़ा कठोर और बर्बर व्यक्ति था।
हैदर अली के संबंध में दूसरा जो आपका चरित्र आता है जिसमें मेजर डिरोम और लेफ्टिनेंट मूर जो है वो कहते हैं कि अन्य अंग्रेज अफसरों ने उसका सराहनीय वर्णन किया है। ये जो है लेफ्टिनेंट मूर और इसके साथ साथ मेजर डिरोम और अन्य जो अंग्रेज अफसर, अंग्रेज जो लेखक है, अंग्रेज जो अधिकारी है, उन्होंने टीपू सुल्तान का जो वर्णन किया है वो बड़े अच्छे से किया है कि अच्छा शासक था, काबिल शासक था। टीपू का राज्य जो है बहुत घना बसा हुआ था, उसमें उर्वरक जो प्रदेश थे यानी वो क्या था, उपजाऊ प्रदेश था। टीपू जो था वो स्वेच्छाचारी शासक था, कठोर था और अपनी प्रजा जो थी वो प्रजा के प्रति बड़ा सुख और दुख में काम आने वाला था। इसीलिए प्रजा जो थी उसका सदैव उसके साथ में सहयोग जो है वो टीपू सुल्तान के साथ में बना रहता था। प्रजा का सहयोग जो है दोस्तों टीपू सुल्तान के साथ में हमेशा इसीलिए बना रहता था। उसने अपने राज्य में बड़े बड़े नगर जो है उसकी स्थापना की, उसने सफलतापूर्वक व्यापारिक कार्य जो है वो किए और विदेशी अगर अंकुशों की वर्णन की बात की जाए तो टीपू सुल्तान के शासन कुशलता और लोक हितैषी नीति का ज्वलंत परिणाम जो है वो प्रमाण जो है वो हमें मिलता है। कोई भी व्यक्ति बाहर से आता वो उसके शासन की प्रशंसा ही करता था, ऐसा हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों देखिए मील जो है उसके कथनानुसार उसकी तुलना, जेम्स मील जो है वो कहते हैं उसकी तुलना एशिया के बड़े बड़े जो शासक है उससे की जा सकती है, कि एशिया के जो बड़े बड़े शासक है उसकी तुलना एक मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान से की जा सकती है। परंतु अपने शत्रुओं के प्रति वो क्या था, बहुत कठोर था। वो वैसे निर्दयी नहीं था, लेकिन जो उसका शत्रु होता था उसके साथ वो कठोरता से आपका पेश आता। इस्लाम धर्म का उसको अनुयायी माना जाता था कि इस्लाम धर्म को मानने वाला था, लेकिन वो जो है वो आपकी हिंदुओं के प्रति भी उतना ही कह सकते हैं कि दयालु था, या हिंदुओं के प्रति वही दृष्टिकोण था जो मुस्लिमों के प्रति था। यहाँ पे शिव पार्वती जो है उसके चित्र अंकित उसने ही नहीं कराए थे अपने सिक्कों पर, और वो रंगनाथ जो मंदिर है वहां पे मैसूर के अंदर, उस रंगनाथ मंदिर में कहा जाता है कि प्रतिदिन जाया करता था। तो उसकी धार्मिक जो प्रवृत्ति है उससे ये चीजें निकल के आती है कि ऐसा नहीं था कि वो केवल इस्लाम को मानने वाला था तो बाकी जो धर्म थे उसके प्रति कट्टर था, क्योंकि वो अपनी जनता जो थी प्रजा के सुख और दुख और धार्मिक जो नीति है उसकी इक्वल थी, चाहे वो किसी भी धर्म से आपका रिलेट करता। अब दोस्तों बावरिंग जो है वो लिखते हैं कि मृत्यु के पहले जब टीपू को अपना पतन निश्चित दिखाई देने लगा तो उसने ब्राह्मणों से मंत्र उच्चारित कराए और प्रार्थना की। अब देखिए यहाँ पे बावरिंग जो है वो इतिहासकार वो क्या कहते हैं, वो यही बात को दर्शाने का प्रयास करते हैं कि वो हिंदू धर्म को भी उतना ही मानता था जितना मुस्लिम धर्म को। जैसे ही उसको लगा कि अब उसका निश्चित अंत होने वाला है, अंग्रेज जो है वो ज्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने ब्राह्मण लोग जो थे मशहूर के अंदर उनको बुलाया, उनसे मंत्र आदि उच्चारित कराए। तो कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म में भी क्या रखता था, आपका विश्वास रखता था। और कहा जाता है कि उसने अपने जो स्टेट था, अपना जो राज्य था, उसमें बड़े बड़े जो हिंदू पद जो है, बड़ी बड़ी जो पोस्टें हैं, उन पे हिंदू जो थे उनको, हिंदुओं को ऊंचे ऊंचे पदों पे नियुक्त किया था। तो ऐसे टीपू सुल्तान जो था एक महान था। अब टीपू सुल्तान न केवल राजनीति में बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी, जो साइंस और आईटी जो क्षेत्र है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसमें भी उसने महान काम किए थे। जैसे कि बात करें तो उसको संरक्षक जो है, प्रौद्योगिकी का संरक्षक माना जाता है। भारत में जो रॉकेट प्रणाली जो आई है उसमें कहा जाता है कि वो टीपू सुल्तान की देन है। उसने रॉकेट संचालन की व्याख्या करते हुए एक सैन्य मैनुअल यानी फतुल मुजाहिदीन लिखा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि फतुल मुजाहिदीन जो है वो आखिर क्या है। टीपू सुल्तान द्वारा रॉकेट प्रणाली के संदर्भ में लिखा गया आपका ग्रंथ है। टीपू सुल्तान जो है वो लोकतंत्र का प्रेमी था, महान राजनयिक था, और उसने 1797 में जैकोबिन क्लब की स्थापना श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी सैनिकों का समर्थन जो है प्राप्त करने के लिए की थी। तो जैकोबिन क्लब जो है वो हम फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे जैकोबिनों के बारे में। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना करने वाला भारत के अंदर रंगपट्टनम में कौन था? टीपू सुल्तान था। भारत में रॉकेट प्रणाली लाने वाला कौन था? टीपू सुल्तान था। भारत में रॉकेट प्रणाली के अध्ययन के लिए मैनुअल जो फतुल
मुजाहिदीन है वो लिखने वाला कौन था आपका, टीपू सुल्तान था। तो ये महत्वपूर्ण चीजें जो है उसकी राजनीति से हटकर आपकी टीपू सुल्तान के बारे में बताई गई है। उसने रंगपट्टम में ट्री ऑफ लिबर्टी जो है उसका रोपण किया था, वो उसने बनाई थी ट्री ऑफ लिबर्टी। अब दोस्तों देखिए, जब आप एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपको ये चित्र दिखाई देता है उसमें कि टीपू सुल्तान जो है वो टीपू का एक खिलौना शेर, ये जो है वो टीपू का एक खिलौना शेर है दोस्तों। इसमें ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये शेर के रूप में टीपू दिखाई दे रहा है, और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है, अंग्रेज सैनिक है। ये टीपू का खिलौना शेर जो है दोस्तों वो क्या है कि ये टीपू का एक विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें ये नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए जब इसका हैंडल घुमाया जाता है तो नकली शेर दहाड़ता है और इस सिपाही के भीतर से चीख निकलती है। कि इस प्रकार से एक खिलौना बनाया गया है दोस्तों। उसमें क्या है, टीपू सुल्तान जो है उसको शेर मान लिया गया और जैसे ही उसका हैंडल घुमाया जाता है तो शेर की आवाज निकालता है और नीचे जो सिपाही है वो अपने बचाने के लिए या अपने आप को चीख पुकार करता है। और ये जो खिलौना है ये शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब राजधानी रंगपट्टम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो अंग्रेज इस खिलौनों का जो खिलौना था वो रंगपट्टम से कहां पे ले गए थे, ब्रिटेन में ले गए थे। तो इससे यह दर्शाता है कि किस प्रकार से वो शेर की तरह काम करता था, इसीलिए उसे शेर मैसूर जो है वो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज जो है कि टीपू की कहानियां, ये भी हमने एनसीईआरटी से लिया है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ये बताया गया है कि राजाओं की छवि जो है अक्सर किस पे निर्भर करती है, जनश्रुतियों यानी लोगों की जो सुनी सुनाई जो बातें होती है उस पर निर्भर करती है। प्रचलित किस्सों में उसकी जो ताकत है उसका खूब वर्णन किया गया है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे, क्योंकि फ्रांसीसी दोस्त आते कि फ्रांसीसियों के साथ उनके संबंध जो थे अच्छे थे। और जहां वो शेर उनके सामने आ गया और उनकी बंदूक जो थी उसने मौके पे ही जवाब दे दिया। बंदूक जो है वो क्या हो गई, उनकी खराब हो गई जैसे ही शेर सामने आया। अब उनकी कटार जो थी उनके पास वो भी क्या हो गई, जमीन पे गिर गई। और अब टीपू जो था वो निहत्थे था, ना तो उनके पास कोई बंदूक थी ना उनके पास कटार थी। अब शेर सामने था तो उसने क्या किया, टीपू सुल्तान ने शेर पे आक्रमण कर दिया और शेर को मार दिया। और ये जब बात उसके फ्रांसीसी साथी ने देखी तो उसने उस समय ही उसका नाम जो है वो क्या कर दिया, मैसूर ए शेर कर दिया। कि शेर को मारने वाला जो है वो कौन है, टीपू सुल्तान है, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया, मैसूर ए शेर कर दिया। मैसूर ए शेर जो है उसका दोस्तों नाम कर दिया। तो दोस्तों आज आई होप कि आज के इस लेक्चर में, और एक बात और मैं इसमें बता दूं आपको, शेर मैसूर जो है वो कहा जाने लगा और उसका जो झंडा था मैसूर का, मैसूर का जो राजसी झंडा था उसमें भी शेर का चित्र आपको मिलेगा। आई होप ये लेक्चर जो है वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आपने इस लेक्चर के माध्यम से जो आपके मैसूर जो साम्राज्य है उस मैसूर साम्राज्य की पूरी कहानी जो है वो जानी। किस प्रकार से हैदर अली जो है वो शासक है, किस प्रकार से टीपू सुल्तान आता है, कौन कौन से आपकी संधियां होती है, मद्रास की, मैंगलोर की, रंगपट्टम की, 3 संधियां जो है ट्रीटी होती है। और उस ट्रीटी के बाद में चौथा युद्ध होता है और 1799 में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। 1798 मृत्यु हो जाती है 1782 से लेके, हाँ सॉरी 1799 तक, 1782 से लेके 1799 तक। उसके बाद जो मैसूर है वो लगभग 36 सालों के बाद में आपका अंग्रेज जो है वो अपने अंडर में लेते हैं और अंग्रेज जो है उसको अपने अंडर में उस पर शासन जो है वो आपका करते हैं। ये तमाम जो चीजें हैं वो आज के लेक्चर में हमने जानी, तमाम जो चीजें हैं वो मैसूर के बारे में आपने जानी। उसने मैसूर के बारे में हमने मैसूर के बारे में हमने ये भी जाना है कि किस प्रकार से मैसूर के लिए आपका इम्पोर्टेंट जो था वो टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान के विषय में ये भी कहा था, जेम्स मिल ने भी कहा था कि विश्व के महानतम अगर शासकों की गणना की जाए तो उसमें आपका टीपू सुल्तान आएगा। मैसूर के विषय में जो कुछ भी बातें थी वो सारी के सारे तथ्य, सारे के सारे जो हमारे जो कह सकते हैं व्याख्याएं या फैक्ट और डेफिनेशन जो है वो इसमें शामिल करने का हमने प्रयास किया।
फिर भी अगर कोई मैसूर राज्य से संबंधित आपके कोई भी कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप बताइए, ताकि उस समस्या का समाधान जो है वो हम कर सके, उसके बारे में कुछ फैक्ट जो है वो हम डाल सके। इस पूरे लेक्चर में कहीं भी आपको लगता है कि कोई फैक्ट जो है वो फैक्ट जो है वो आपको लगता है कि रॉन्ग फैक्ट है, तो भी आप वीडियो के कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि युद्धों की तिथियां जो है और इसमें हमने डिफाई आपके सामने पेश की है। जो जो संधियां किस किस साल जो संधि हुई है वो भी हमने पेश की है, किन किन के बीच में हुई है वो भी हमने आपको बताने का प्रयास किया है, और तमाम जो चीजें हैं वो हमने इसके अंदर डालने का आपका प्रयास किया है। आई होप ये लेक्चर जो है मैसूर का वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस पूरे के पूरे लेक्चर से, इस पूरी पीडीएफ से कोई भी बाहर आपका नहीं आएगा। और ये पीडीएफ और ये जो पूरा लेक्चर, और ये ही लेक्चर नहीं, पूरा आपका एंशियंट का, मेडाइवल का, मॉडर्न का, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, आपके राजस्थान के हिस्ट्री का, आपका हिस्टोरियोग्राफी एंड फिलोसफी का कोई भी लेक्चर, कोई भी पीडीएफ और आपकी टेस्ट जो है, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। ये कोर्स सिर्फ आज के लिए यानी 1 फरवरी के लिए आपका ओनली जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद इसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आई होप ये लेक्चर, ये समस्त बातें जो है वो आपके लिए लाभदायक होगी, बेनिफिशियल होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सॉरी, आपका 1 फरवरी आपका